अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, सन के ज़रिए एनर्जी हासिल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल्स। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं, अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्ज़र्व करें तो बेसिकली उनमें छोटे छोटे सेल लगे होते हैं जिन्हें फ़ोटो सेल कहा जाता है, फ़ोटोवोल्टेइक सेल कहा जाता है। एक्चुअली वो एक उसूल पे काम करते हैं, जो आज का हमारा लेक्चर होगा। इसी उसूल के ऊपर जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं ना, जो बार कोड स्कैनर्स होते हैं, वो भी इसी उसूल पे काम करते हैं। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं, जो स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, वो भी इस उसूल पे काम करते हैं। सो बेसिकली जो टॉपिक है, जो आज का हमारा लेक्चर है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिस की एक्सप्लेनेशन पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1921। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इफ़ेक्ट को समझने से। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो एक वर्ड नज़र आ रहा है फोटो, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर करा था। ये निकला है फोटोन से। फोटोन यानी कि पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और लाइट, और अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो बेसिकली लाइट के ज़ुमरे के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक का वर्ड आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, चार्जेस के लिए। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक असर है, एक इफेक्ट है जहाँ पर फोटोन, लाइट और इलेक्ट्रॉन का कोई रिलेशन है। क्या है? देखो, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट शाइन की जाती है किसी सर्टेन मेटेलिक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को जब हम डालते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उस मेटल सरफेस से ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट के एब्जॉर्ब करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं उस मटेरियल सरफेस से। सो ये जो इफेक्ट है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करना, इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात हो गई तो आप लोगों के लिए। बस आपको नाम ही याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना। जब वो फोटॉन्स टकराते हैं किसी मेटल सरफेस से तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है और आपको पता है मेटल सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम भेजते हैं इसके ऊपर, तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकलना ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बेसिकली कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले 1887 में हेनरीच हर्ट्स ने ऑब्जर्व करा था जर्मनी के अंदर। उसने डिस्कवर करा था कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन शाइन की जाती है मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे, ठीक है, जो कि पुश कर सकते हैं किसी भी पोटेंशियल को। अगर हम कुछ पोटेंशियल दें, पोटेंशियल डिफरेंस दें, तो वो एनोड तक पहुंच भी सकते हैं। सबसे पहले देखो कितना पहले डिस्कवर हुआ है, 1887 में। उसके बाद 1899 में जे थॉमसन ने इंग्लैंड के अंदर इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करा कि यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जब पड़ती है मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। इसके बाद 1902 में फिलिप लेनार्ड ने इसको जो है वो मेजर करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली, यानी कि बाकायदा मेजरमेंट करा और कंक्लूड करा कि लाइट में भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर। लेकिन इन सब के साथ एक मसला ये था कि इन सब ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी तो करा, पर वो इसको एग्जैक्ट साइंटिफिकली, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। और फिर वो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो रिजॉल्व करा था इसकी एक्सप्लेनेशन देकर। ठीक है, तो बात ये हुई कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली बहुत सारे लोगों ने स्टडी करा, पर उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो दी थी वो दी थी आइंस्टाइन ने, जिसे आज हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो एक्सपेरिमेंट था उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस किस्म का था। देखो, सबसे पहले कंसिडर किया गया कि एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, एक ऐसी ग्लास की ट्यूब है जिसको हमने इवैक्यूएट कर दिया। इवैक्यूएट का मतलब होता है उसमें से एयर को रिमूव कर देना, ठीक है। जब हम एयर को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवैक्यूएटेड, ठीक है। ग्लास ट्यूब में से हमने एयर को रिमूव कर दिया। उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, एक कैथोड होती है नेगेटिव वाली, एक पॉजिटिव होती है एनोड वाली। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर हमने उसको कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज की वेरिएबल सोर्स से, जो कि बेसिकली हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये आ गई हमारे पास एक ट्यूब इवैक्यूएटेड है और उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया, ये आ गई दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको हम एनोड बोलेंगे, यानी कि ये हमारे पास कैथोड बोलेंगे, ये हमारे पास कैथोड है और ये एक्चुअली पॉजिटिव जुड़ी हुई हमारे पास एनोड है। ठीक है, एक एमीटर लगा दिया, क्यों लगाया होगा? टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। पता है आपको एनोड का काम होता है करंट को मेजर करना। इसी के साथ साथ वोल्टेज को मेजर करने के लिए उसी ट्यूब के पैरेलल एक वोल्ट मीटर को लगाया। आपको पता है करंट को मेजर करना है मीटर को इन सीरीज लगाते हैं और वोल्टेज को मेजर करना है तो पैरेलल लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास वोल्टेज। अब क्या करेंगे? जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को हम शाइन करते हैं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ हो, उसको हम शाइन करते हैं कैथोड के ऊपर, यहाँ पर थ्रू अ क्वार्ट्स विंडो। एक क्वार्ट्स विंडो होती है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो जो एनोड होती है, ठीक है, उसको हम कनेक्ट करते हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द बैटरी से विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। ठीक है, वो अभी आगे समझाता हूँ कि हम क्यों उसको पलटेंगे। एम मीटर को हमने कनेक्ट करा हुआ था करंट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो जैसे ही लाइट पड़ती है, लाइट की वजह से सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जो कि बेसिकली कैथोड से निकल कर एनोड तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, ये कैथोड से एनोड की तरफ पहुंच जाते हैं। अब क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन होगी? यानी इलेक्ट्रॉन निकले तो सही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और चले गए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करा, वो यहाँ से यहाँ चले गए। तो एम मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, वोल्ट मीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। बट कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके, वेरिएबल्स को चेंज करके हम ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली ये इफेक्ट क्या जाहिर करता है, क्या स्टडी हो सकती है इसके हवाले से। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। बैटरी के वोल्टेज को मैं चेंज नहीं कर रहा, मैंने उसको वी का ही नाम दे दिया। ठीक है, कैथोड और एनोड के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं कैथोड से, वो इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हैं, समझ लो कि इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? लाइट सोर्स को इसके करीब ले जाएंगे, सही ना। तो जितना हम करीब जाते हैं ना लाइट सोर्स के, उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर बल्ब को करीब से देखोगे तो आपकी आंखों पे उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी, जितना फासले पर जाओगे उतनी शिद्दत कम महसूस होगी। तो हमने ऑब्जर्व करा कि जब हम सोर्स को करीब लेकर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ाने से? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाने से। शिद्दत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, शिद्दत कम इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। दूसरी बात, अगर कांस्टेंट इंटेंसिटी रख रहे हैं, इस मरतबा हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखा, जो लाइट आ रही है उसके कलर को भी चेंज नहीं करा, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, तो हमने ये देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो यहाँ से करंट फ्लो करता है, वो वेरी करता है विद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट के ऊपर असर पड़ता है। ओके, फिर क्या होता है कि जो करंट होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंचता है और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम वोल्टेज को कितना बढ़ाएं या कितना कम करें, बल्कि करंट जो है वो एक्चुअली कांस्टेंट रहता है। एक अमाउंट ऑफ करंट के बाद ऐसा होता है। सही है, दोबारा से समझो। अब मैंने लाइट को नहीं बदल रहा, लाइट वही चल रही है, सिर्फ मैंने क्या करा, यहाँ से बैटरी के वोल्टेज को मैंने बढ़ा कर देखा। तो हमने देखा जैसी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ जाता है, लेकिन एक ख़ास हद तक बढ़ता है और उसके बाद आप चाहे वोल्टेज कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, करंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसको हम ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, ये देखो ग्राफ दोबारा से, ये हमारे पास आ गया ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है और वाई एक्सिस के अंदर हमने फोटो करंट को देखना है, यानी कि कितना करंट पास हो रहा है। तो हमने बताया कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाता है। देखो आप यहाँ से यहाँ तक तो करंट बढ़ा है वोल्टेज बढ़ाने से, लेकिन उसके बाद वोल्टेज आप कितना ही बढ़ा लो करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एकदम सीधी सी लाइन नज़र आ रही है। अच्छा, तो ये जो हमने लाइट इस्तेमाल करी थी, समझ लो कम इंटेंसिटी की थी। यही प्रैक्टिकल अगर मैं करता हूँ ज़्यादा इंटेंसिटी से, तो फिर दोबारा से एक ऐसी पैटर्न आ रहा है कि पहले मेरे करंट बढ़ाने पे, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद आप वोल्टेज कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, करंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो चाहे इंटेंसिटी लो हो चाहे इंटेंसिटी हाई हो, एक वक्त तक तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे असर पड़ता है, अदरवाइज असर नहीं पड़ता। और हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि मैंने आपको इससे पहले बताई थी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फ़र्क पड़ता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे, करंट तो बढ़ जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, कैसे?
हम एनोड को और ज़्यादा नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द फोटो कैथोड। या फिर ऐसा कह लो, मैं आपको सादे अल्फाज में बताता हूँ, लिखना ये जो लिखा हुआ है और समझो वो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं बैटरी की डायरेक्शन को बदल दूँ, सही है, बैटरी की डायरेक्शन को बदल दूँ, तो जो कैथोड है वो एनोड हो जाएगा, सही है, यानी कि जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था वो नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या होता है, यही चीज़ करंट को रोकने लगती है। आप वोल्टेज को बढ़ाओ तो मतलब एक्चुअली हमने डायरेक्शन तो उल्टी कर दी है, लेकिन फिर भी जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे बैटरी के कनेक्शंस को रिवर्स करके, तो आप देखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, सही है, अगर आप बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो। और एक वक्त तक वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, फिर चाहे इंटेंसिटी कितनी ही क्यों ना हो, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एक्चुअली फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है। ऐसे समझो, थोड़ा सा मैंने ग्राफ को नेगेटिव में बढ़ाया, अब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि बैटरी को उल्टी डायरेक्शन में कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया, तो समझ लो कि अब पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो ये भी करंट एक पॉइंट पर आकर ज़ीरो हो रहा है। देखो वोल्टेज एक्चुअली नेगेटिव साइड पे बढ़ रहा है, करंट कम होता गया, कम होता गया, यहाँ पे आके ज़ीरो हो गया। लो इंटेंसिटी वाले को चेक करते हैं, तो वो भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ज़ीरो हो जाता है। याद रखो, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वोल्टेज जहाँ पर फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है उसको कहते हैं कट ऑफ, या कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे जाहिर करते हैं वी नॉट से। ऐसा हमेशा होता है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एक ही पॉइंट पर आके, एक ही वोल्टेज पे आके फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। दोबारा से मेरी बात सुनो, हमने पहले बैटरी के टर्मिनल्स को बदला, सही है, जिससे नेगेटिव को जोड़ा हुआ था पॉजिटिव को जोड़ दिया, जिससे इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ था उसको नेगेटिव से जोड़ दिया। तो नतीजे में अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो समझ लो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा था वो कम होने लगेगा, कम होते होते एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाएगा। वो पॉइंट ऑफ वोल्टेज, वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिस पे फोटो करंट ज़ीरो हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वी नॉट से जाहिर करते हैं और कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, उस पर मतलब किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज के लिहाज से तो हमेशा एक ही पॉइंट होता है जो ज़ीरो हो जाता है, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बट वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, सही। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, सही बात है, नहीं करता। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलो, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर। देखिए इस ग्राफ के जरिए समझें, देखिए वोल्टेज बढ़ाने से अब मैंने क्या करा, अब मैंने 3 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करी। ये न्यू लिखा हुआ है, वी नहीं है ये, सही ना, ये हमारे पास आ रहा है कि फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। तो आप देखें कि जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, लेट से इसमें 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, ये तीसरी फ्रीक्वेंसी है, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है। तो अब आप जो नोटिस करेंगे वो ये है कि राइट साइड वाला ग्राफ तो वैसे ही बन रहा है तकरीबन जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था, लेकिन क्योंकि तीनों लाइटों में इस मरतबा इंटेंसिटी मुख्तलिफ नहीं है, फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ है, तो जैसे ही आप नेगेटिव की तरफ लेकर जाते हैं तो एक अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो पिछले ग्राफ के मुताबिक इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता, बट इस ग्राफ के मुताबिक अगर आप मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और याद रखना बच्चों एक बात, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेसिकली उसी से काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट की जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, आपको पता है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, जितना वर्क होता है उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, वर्क का एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है W/E के। और यहाँ पर जो वोल्टेज है जिस पर हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको V0 से जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, बाद में इक्वेशन उन्हें पुट कर देंगे, तो बेसिकली वो बराबर आ जाएगी E/V0 के, ये आ गया ना, E इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया V0 के साथ। सो वर्क क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो इक्वेशन 1 के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है EV0। तो याद रखना बच्चों,
इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल खुद किस पे डिपेंड करता है, वो खुद डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, कलर को चेंज करोगे या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, तो नतीजे में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा रिजल्ट। फिर चौथा रिजल्ट हमने देखा, हर एक सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसे F0 से जाहिर करते हैं, जिससे बिलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही कोई मटेरियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, और उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसी की जो करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ कहा जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नज़र आएगा आपको। जैसे कि इस ग्राफ को देखो, मिसाल के तौर पे मैंने क्या करा कि मैं काइनेटिक एनर्जी EV से मेजर कर रहा था। ठीक है, EV0 से मेजर कर रहा था मिसाल के तौर पे एक सब्सटेंस के अंदर, उसी एक्सपेरिमेंट में। तो शुरू में आप देखो कि हम फ्रीक्वेंसी हमने 0 रखी, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हुए 10, 20, 30, 40, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद आप देखेंगे जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे कि तीसरे वाले रिजल्ट में हमने सीखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया है, वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करती है। सीजियम अलग वैल्यू के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है, आयरन अलग पे करेगा, सिलिकॉन जितने मेटल्स हैं वो अलग अलग वैल्यू के ऊपर करते हैं, और वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसी की पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होती है करेस्पॉन्डिंग, उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 रिजल्ट। पांचवा रिजल्ट ये है जो कि बहुत ही आसान सा है कि कोई लैग टाइम नहीं होता भाई रेडिएशन और इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। जैसे ही आप लाइट डालोगे किसी मेटल सरफेस पे, फ़ौरन ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, तो इतना कोई लैग नहीं है इनके दरमियान में। अगर लैगिंग है भी तो सिर्फ 1 नैनो सेकेंड की है, यानी जैसे ही आप लाइट डालोगे किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो 1 नैनो सेकेंड के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी बड़ा तेज़ प्रोसेस होता है। ठीक है ना, तो लैगिंग एक्चुअली तो है नैनो सेकेंड की, पर हम ऑब्जर्व थोड़ी कर पाएंगे, ना होने के बराबर की लैगिंग है ये। ठीक है भाई, तो ये तो हो गए 5 फीचर्स जो कि सब ने ऑब्जर्व तो करे पर इन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और आखिर में एंट्री होती है हमारे मशहूर ज़माना साइंटिस्ट की, जो कि है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या करा, एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑन क्वांटम थ्योरी। 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात, आइंस्टाइन ने कहा कि जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि एक्चुअली क्या होता है उसमें डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी सीखा था कि एनर्जी जब इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तो वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, क्वांटा होती है। ठीक है, और फिर वो जो क्वांटा हैं, वो जो पैकेट्स हैं जिन्हें बाद में फोटॉन्स का नाम दिया गया, वो पेनिट्रेट करते हैं सरफेस ऑफ कैथोड को, और फिर सारी की सारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है। बात को अगर आगे बढ़ाएं तो जब फोटोन टकराता है किसी मेटल सरफेस से, पूरी बात समझनी है आपने, जब फोटोन टकराता है किसी मेटल सरफेस से तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वो इस्तेमाल हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री कराने में, आज़ाद कराने में। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, अब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी तो खर्च कर देता है अपने आप को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और जो बाकी बचती है वो नज़र आती है एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, और जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर वो मोस्टली लूजली बाउंडेड होते हैं, और उन्हें मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है अपनी मतलब वहाँ से लिबरेट होने के लिए, आज़ाद होने के लिए। और वो जो मिनिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। सही है, सादे अल्फाज में बताऊं, जैसे ही पैकेट ऑफ एनर्जी जाता है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो खर्च कर देता है मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। कितनी कम से कम खर्च करता है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो बाकी बचती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे हमें नज़र आती है, जो कि वो मूव करता है। इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मिसाल के तौर पे ये एक वो है रेडिएशन जिसकी एनर्जी है बराबर HF के, और अगर उसमें वेवलेंथ वाली टर्म में बोलोगे तो पता है HC/λ के बराबर होती है।
ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल कर देता है, फाई से जाहिर करते हैं, जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्क डन करता है अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, और जब यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च कर देता है तो जो बाकी एनर्जी होती है वो नज़र आती है एज काइनेटिक एनर्जी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया किसके बराबर होती है, वी नॉट के। तो बेसिकली आइंस्टाइन ने इसी बात को आगे इक्वेशन के ज़रिए ड्राइव भी करवाया, जिसे हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैं आपको समझाता हूँ। सो क्या होगा इस केस के अंदर, सबसे पहली बात यह है कि जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रही है। किस किस में कन्वर्ट हो रही है, फाई यानी कि कुछ वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए काम कर रहा है, और बाकी हमें नज़र आ जाएगी एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कितनी है फ्रीक्वेंसी वाले लिहाज से देखा जाए तो ये होती है एच एफ, और जो फाई है एक्चुअली वो बराबर होता है एच एफ नॉट के। व्हाट इज़ एच एफ नॉट बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ है जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना। तो जो एफ नॉट है बेसिकली ये कौन सी होती है, इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि कम से कम वो एनर्जी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो बेसिकली होता क्या है उस कम से कम एनर्जी का, उस कम से कम फ्रीक्वेंसी का, कि उस कम से कम फ्रीक्वेंसी से ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वर्क करता है अपने आप को आज़ाद कराने के लिए मेटल सरफेस से, और जाहिर करते हैं फाई से और कहते हैं उसको वर्क फंक्शन। तो फाई की जगह पे हम एच एफ नॉट भी लिख सकते हैं। रीअरेंज करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए अक्सर मालूम करना पड़ता है। तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, और चाहो तो आप कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि ई वी नॉट के बराबर किसी भी उसमें फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गई आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेवलेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला एक पता है ना, v बराबर होता है एफ लेमडा के। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू अलग करोगे तो v ओवर लेमडा के बराबर आएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम फोटोन के लिए बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम पुट करेंगे c ओवर लेमडा, क्योंकि आपको पता है फोटोन या लाइट की स्पीड तो c से जाहिर होती है, तो c आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा h, इधर आ जाएगा c ओवर लेमडा माइनस c ओवर लेमडा नॉट। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है या कट ऑफ वेवलेंथ होती है, और यहाँ पर आ गई काइनेटिक एनर्जी। सो अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये आ सकता है एच सी 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये बराबर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, जिसको आप अगले स्टेप में चाहें तो ई वी नॉट से जाहिर कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर नोन एज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। सही है, तो अक्सर जो है न्यूमेरिकल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक के यही इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी, सो यही है आज का हमारा लेक्चर। आपको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो बताया, उसके एक्सपेरिमेंटल जो 5 रिजल्ट्स हैं वो बताए, और ऐसा क्यों होता है, आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन करा और फिर क्या फॉर्मूला ड्राइव करा, ये सब टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। आई होप समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि समझ में आ जाए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।